मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटाबर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 3 में वह रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ना है। पॉइंट 3.2 है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो आज स्पेशली मैं आप लोगों को चर पर ही विशेष रूप से जोर देना चाहूँगा। पहले चर और अचर के विषय में आप लोग भली भांति समझ लीजिए। और रैखिक समीकरण कक्षा 9 में इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। चरों में, एक चर में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो ये है हम लोगों का दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। पहले तो इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ये क्या है? एक, दो, तीन, 10, 20, 38, 1008 ये सब क्या होते हैं? इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? इन संख्याओं को गणित में हम लोग अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर राशि। मतलब जो चलायमान नहीं है। कहने का मतलब एक का मूल्य जो आज है वह कल भी रहेगा, वह किन्हीं भी परिस्थितियों में एक ही रहेगा। 20 जो है, न तो 20 को हम लोग 22 लिख सकते हैं, न तो 20 को हम लोग 25 लिख सकते हैं, और न ही 20 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। 20 का मूल्य सदैव क्या रहेगा? 20 रहेगा। 1008 का मूल्य क्या रहेगा? 1008 ही रहेगा। इसीलिए इन राशियों को क्या कहा जाता है? अचर राशि कहा जाता है। अचर मतलब जो राशियाँ स्थिर होती हैं, चलायमान नहीं हैं, जिनका मूल्य हमेशा निश्चित है, तो ये अचर राशि है। ये अचर राशि है। इसके विषय में आप लोग अपना कंसेप्ट थोड़ा हमेशा क्लियर रखिए। ये क्या है? अचर राशि है। आज कोई सवाल मैं हल नहीं करूँगा, बस दो युग्मों के विषय में मैं बात करूँगा आप लोगों से कि ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। पहले ये जब क्लियर हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो यह अध्याय भी आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोगों की? ये अचर राशि है। इसका वह राशि जिसका मूल्य हमेशा निश्चित रहता है, वह क्या कहते हैं, वह एकदम कांस्टेंट रहता है। वह न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, वह सदैव निश्चित रहेगा। और चर राशि क्या है? चर राशि गणित में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी में लिखेंगे क, ख, ग, च, य, र। यह मान लीजिए हम लोगों के ज़माने में इस ढंग से हम लोग पढ़े हैं। अब जैसे आपके लिए है a+b, a-b, a+b+c, c²। हम लोग पढ़े क्या है? क धन ख धन ग। हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद तो इंटर में जाने के बाद कुछ उसका रूप और हो गया। ये मतलब
ये चर राशियां हैं, या इसको अंग्रेजी में ले लीजिए A B C D M N Z। यह विशेषतया हम लोग केवल हिंदी और अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, और आप लोगों के इस समय तो केवल और केवल यह हिंदी वर्णमाला का कहीं प्रयोग नहीं होता हुआ मैं देख रहा हूँ, केवल इन्हीं का प्रयोग हो रहा है। कोई बात नहीं, ये चर राशियाँ हैं। मतलब कहीं एक सवाल में a का मान 5 आ रहा है तो कहीं दूसरी जगह उसका मान 2 आ रहा है, कहीं 10 आ रहा है। मतलब इसका वैल्यू सवाल के आधार पर चेंज होता जा रहा है, वह परिवर्तित होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों को 3 सवाल लगाना हुआ और उसमें जो है a + b = 7, जहाँ b = जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए a + b = 7, यदि b = 4 है, b = 4 है तो ये बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए a + b = 20। यह भी देखिए, ये यहाँ पर a + b = 7 मैंने लिखा, यहाँ a + b बराबर मैंने 20 लिखा। और यदि b बराबर 11 तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। a एक ही है, यहाँ उसका मूल्य 3 हो गया और यहाँ इसका मूल्य क्या हो गया 9 हो गया। लेकिन यदि हम लोग इन राशियों को लिखेंगे, यदि हम लोग लिखेंगे 2 + 4 = 6, तो अब ये 2 + 4 यह भी निश्चित है, यह भी निश्चित है और यह भी निश्चित है। यह अचर है, इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 = 3 आ जाए और 2 = 9 आ जाए, नहीं, यह हमेशा निश्चित रहेगा। उसी प्रकार से यह क्या है, यहाँ पर a का भी मूल्य चेंज हो रहा है, b का भी मूल्य चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने a + b = 7 लिखा, यदि b = 4, अब देखिए b का मूल्य यहाँ पर हमको क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, तो a बराबर क्या हो गया 3 हो गया। वैसे ही a + b = 20, यदि b = 11 तो क्या हो जाएगा a बराबर 9 हो जाएगा। मतलब ये राशियाँ क्या हो रही हैं, चल रही हैं, इनका ये निश्चित नहीं है, ये समय और सवाल के अनुसार इनका मूल्य चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चर राशि, मतलब जिसका मूल्य बदलते रह रहा है। अच्छा, अब यह जो है प्रश्न के आधार पर अनुसार यह कहीं 2 होगा, कहीं 4 होगा, उसका मूल्य बदलता रहेगा। अब रैखिक समीकरण के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ घात 1 वाले, पहले तो 2 युग्म की बात मैं करूँ, दो युग्म, ये 2 चरों की बात मैं करूं कि 2 चरों में ये समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो उससे भी पहले मैं रैखिक समीकरण की विषय में बात करना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ x का घात 1 हो, मान लीजिए 2 चर है तो y भी है। हम लोग 2 चर में क्या लेते हैं, x y लेते हैं, a b लेते हैं, कुछ भी लीजिए, लेकिन सामान्यतया जो परंपरागत रूप से लिया जा रहा है उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। x और y लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे 2 चर, तो जैसे ये ax + by + c = 0, यह 2 चरों के रैखिक समीकरण का एक आदर्श प्रतिरूप है। ax + by = 0 + c = 0, जहाँ
ए एंड बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ए और बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यह क्या है? एक रैखिक समीकरण का, पहले तो दो चरों का, रैखिक समीकरण छोड़िए, यह दो चरों का एक आदर्श प्रतिरूप है। यहाँ क्या हो गया? दो चर क्या हैं? x और y, x और y हैं, क्या हैं? चर हैं। और a, b एवं c, c क्या है? ये अचर राशि है। यह अचर राशि है। ए, बी और सी अचर राशि है। अब अचर राशि के विषय में आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और दो चर, अब दो चर इसमें क्या है? एक x है और दूसरा y है। ये दो चर कहे जाते हैं। ये दो चरों के मतलब आदर्श प्रतिरूप है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा गया? ये भी तो होगा आपके मन में उत्सुकता उठ रही होगी कि भाई इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा जा रहा है? इसको रैखिक समीकरण इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ ए एक्स घात एक है, यहाँ वाई बी वाई घात एक है। जहाँ यदि यह स्क्वायर हो जाता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, चाहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तब हम लोग क्या कहते हैं? इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यह जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका भी घात एक है और इसका भी घात एक है। जहाँ घात एक रहेगा उसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? यह रैखिक समीकरण है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यह रैखिक समीकरण का उदाहरण है। अब यह कह रहा है युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ए एक्स, ये इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ ए एवं बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो, एवं ए बी सी अचर राशि है। ठीक, यह तो हो गया। अब चाहे तो हमको यहाँ पर हम लोग कर दें a1 x b1 y प्लस c1, मतलब यह a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम लोग कर दें a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। लंबा नहीं खींचूँगा, बस मैं आप लोगों को आज यही समझाना चाह रहा हूँ। पहले आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो यह प्रश्नावली हम लोग बहुत आसानी से हल करेंगे। यह देखिए, यहाँ पर x के साथ a1 लग गया। a1 मीन्स ये अचर राशि है। अब जैसे मान लीजिए यह 2x हो प्लस 3y हो प्लस 9 हो इक्वल टू ज़ीरो। a1 इक्वल टू हो गया 2, b1 इक्वल टू हो गया 3 और c1 इक्वल टू हो गया 9। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया। a इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू हो गया 9। अब यहाँ पर a2 का मान कुछ चेंज हो जाए, यह हो जाए 4x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, अब यहाँ 2 से 4 हो गया। मैं मूल्य कुछ भी हो सकता है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। b2 का मान 6 हो गया, c2 का मान क्या हो गया? 18 हो गया। ये क्या है? यह समीकरण के युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा। दो युग्म हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया।
यह रैखिक समीकरणों का युग्म है। और आगे जो हम लोग इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे, इसी प्रकार के सवालों को हल करना होगा। 2 समीकरण हम लोग बनाएंगे, दोनों समीकरणों के आधार पर, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे a1x + b1y + c1 = 0, तो ये 2x + 3y + 9 = 0 हमारा एक समीकरण हो गया। यहाँ पर एक क्या है, चर राशि है, क्या है, x और y है। हम लोगों को 2 चरों में तो ये 2 चर हो गए। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण आप जान गए होंगे कि x का घात, चर का घात यदि 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यह एक रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा जो है a2 + a2x + b2y + c2 = 0, यह हो गया 4x + 6y + 18 = 0। अब इसी के आधार पर हम लोग 2 चरों x और y का मूल्य ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। यह इस चैप्टर का यही मुख्य चीज़ें हैं। इसमें फिर वह ग्राफ के लिए भी कहते हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। पहले आप इसके विषय में एकदम कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। अचर राशि क्या है, चर राशि क्या है, रेखीय समीकरण क्या है, 2 ये युग्म क्या है समीकरण का, 2 चरों का रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, जोड़ा क्या है। यह आज का ये क्या कहते हैं क्लास यहीं पर आपको समझा करके ये करना चाहता हूँ कि इस विषय में पहले क्लियर हो लीजिए, फिर आगे हम लोग जो भी आएगा उसको हल करेंगे। तो अगले क्लास के लिए मैं यहीं से विराम दे रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। गति थोड़ा धीमी रहेगी लेकिन सॉलिड रहेगी, ताकि आप आराम से समझें और आपको कोई दिक्कत न हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।